हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 जो मैथ्स और साइंस का पेपर है उसको लेकर मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उसको लेकर है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 3 बात करेंगे फिर से कि ये पेपर क्यों बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके सिलेक्शन में कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा एक बात कर लेंगे हम लोग रिसोर्सेज को लेके कि मैंने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किया था और कैसे पढ़ाई की थी। और तीसरा इस वीडियो में कि हम अभी जैसे लास्ट 30 दिन लगभग बचे, 30 दिन भी नहीं है, तो इस 30 दिन में हमें कैसे ये पेपर प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर कैसे क्या हमारा रूटीन होना चाहिए इस पेपर को लेके, नहीं पूरे एग्ज़ाम को लेके, मेंस के एग्ज़ाम को लेके। तो हम ये 3 बात करेंगे। तो अगर जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं और वो पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वो लास्ट वाला सेक्शन आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर उस पेपर हॉल वाले दिन क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको। मेरा नाम सुमित गुप्ता है। सबसे पहले एक मिथ है जैसे इस पेपर को लेके कि जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको लगता है मैथ्स तो बन ही जाएगा, वहाँ जितना बनेगा देख लेंगे। और जो आर्ट्स वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि हम तो मैथ्स वाले हैं ही नहीं, मैथ्स और साइंस तो हम लोग को आएगा नहीं, हम लोग आर्ट्स वाले हैं। तो बेसिकली मैथ्स वालों से भी मैथ्स नहीं बनेगा अगर वो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे। और आर्ट्स वाले जैसे 10th तक तो कोई आर्ट्स वाला या साइंस वाला नहीं रहता है, और इसमें 10th का ही दिया हुआ है, 10th की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, 10th का बुक ही पढ़ना है सिलेबस में। तो ये एक्सक्यूज़ दोनों को नहीं देना है, मैथ्स वाले को मैथ्स प्रैक्टिस करनी है और आर्ट्स वाले को साइंस पूरा याद कर लेना है और मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है। और कुछ रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो ठीक है, आर्ट्स वाले अगर आप हैं तो ठीक है, 50 में से 50, 40, 35 नहीं आ रहा है, कम से कम 30 तक का तो पढ़ लो कि बाद में सिलेक्शन में पीछे ना दिखे नाम। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, ये आप कीजिएगा ही। एक है कि इस पेपर का आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल है। जैसे 2019 का जो रिज़ल्ट आया था तो आप उसमें देखेंगे तो इस पेपर से 160 161 नंबर आ गए थे इस पर्टिकुलर पेपर से। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आपको टॉप 10 में पहुंचना है तो ये नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स में जनरली काफ़ी ज़्यादा नंबर ले आते हैं लोग, 50 में 45 48 ऐसे ले आते हैं। तो मैथ्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएँ। और इस पेपर के ये सब चीज़ें तो ठीक है, इस पेपर के साथ सबसे चैलेंजिंग है ये पेपर थ्योरी प्लस मैथ्स एप्टी रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप जैसे मैथ्स बना रहे हैं कोई बड़ा और बीच में फंसा मैथ्स और आपने ज़्यादा टाइम दे दिया उस मैथ्स को, तो आपका थ्योरी कंफर्म छूट जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है आपको कि कहाँ पे आपको रुकना है, अगर नहीं बन रहा तो छोड़ के आगे बढ़ना है, या किस क्वेश्चन को पहले बनाना है, किस सेगमेंट को पहले बनाना है, ये अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। और ये पेपर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा पहले से, क्योंकि उस दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले मैथ्स बना लूँ या पहले साइंस बना लूँ या पेपर 4 पार्ट 3 बना लूँ। मैथ्स बनाएंगे तो ये पोर्शन छूटेगा, तो ये प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या करता था, मैं पहले पेपर पार्ट 1 अटैम्प्ट कर लेता था साइंस वाले। साइंस में बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मैं तुरंत मैथ्स बनाना स्टार्ट करता था। मैथ्स क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता था बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं वो कर लेता था, जितना बनता था बना लेता था, और जो लगता था थोड़ा भी टफ है उसको उस टाइम पे नहीं छूता था। फिर पेपर पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लेता था, पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कर लेता था, फिर मैथ सेगमेंट में आता था और मैं ऐसे अटैम्प्ट करता था ये पेपर। अब सोर्स का बात कर लेते हैं, सोर्स और कैसे पढ़ें। साइंस के लिए आपको पता है सिलेबस, जैसे आप देखेंगे तो 10th का जो बुक है पुराना सीजीपीएससी बोर्ड का, तो वो सफिशिएंट है, उसी से क्वेश्चन भी आते हैं और सिलेबस भी पूरा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है, तो आप वो पढ़ लें। और कुछ एक टॉपिक जैसे पॉलीमर वाला है, ताप सुनम में बहुलक पूछा था, या फिर जो प्रकाश संश्लेषण है, ये आप 12th का बुक से पढ़ लीजिएगा, या तो एनसीईआरटी से या तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्रकाश संश्लेषण और पॉलीमर वाला चैप्टर थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा, जैसे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या C3C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है, ऐसे उससे कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाले भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ ले, इसको याद कर ले पूरा, अगर याद नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा रट ले, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, तो वो सारे चीज़ें रट लें। साइंस से सोच के ऐसे छोड़ना नहीं है, इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना है आप लोग को भी, क्योंकि इसमें पीछे हटेंगे तो ओवरऑल सिलेक्शन में आप पीछे ही जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये पेपर बहुत अच्छा स्कोर करना है इसमें भी। इस पेपर में डायग्राम के मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जैसे केमिस्ट्री वाला पोर्शन है या बायो वाला पोर्शन है, या डायग्राम तो तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में बनेगा। अगर केमिस्ट्री में इक्वेशन और डायग्राम है तो अगर ट्राई करें दोनों बन जाए, नहीं तो इक्वेशन आप फॉलो कर सकते हैं, इक्वेशन ज़्यादा बना लें।
फिर इसका दूसरा मैथ्स है, तो मैथ्स का सोर्स होगा हमारी 10th की जो बुक है वो सोर्स हो जाएगी। और कुछ एप्टीट्यूड वाले पार्ट हैं, एप्टीट्यूड या रीजनिंग, उसके लिए आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं। RS अग्रवाल भी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा कि बहुत टफ वाले ना अटैम्प्ट करें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उतने टफ नहीं देते हैं क्वेश्चन। इसलिए नहीं बनते क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस करें। और इसमें एक टेंडेंसी अभी आ रहा है कि 8 नंबर या 10 नंबर वाले में मैथ्स में जनरली थ्योरी भी पूछा जा रहा है एक। तो ट्राई करें कि मैथ्स ही बन जाए। मैंने दोनों बार थ्योरी लिखा था, उसमें काफ़ी नंबर कटे हैं। तो ट्राई करें कि थ्योरी लिखने से बचें, इसमें मैथ्स बनाएं। अगर लग रहा है मैथ्स नहीं ही बनेगा तो आप थ्योरी बना दें। अगेन सेम चीज़ की इस पेपर को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो उस दिन आपको थ्योरी ही लिखने का मन करेगा और 10 में से 4-5 नंबर कट जाएंगे तो वो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है बाद में। तो थ्योरी लिखने से बचना है। अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 40-45 नंबर आराम से आ जाना चाहिए। इंजीनियर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना ये, क्योंकि मैं भी पढ़ के बिल्कुल नहीं गया था। एक बार 35 आया और उसके बाद इस बार वाले में पता नहीं। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर 20 में 35 आया। स्टेप मार्किंग में मार्क्स हैं तो अटैम्प्ट करना ही है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लरिकल मिस्टेक होता है गुणा भाग में, बहुत बेसिक सा, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। उससे आधे नंबर कट जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे काट देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। और इसमें एक और दिक्कत ये आएगा कि जो जगह होता है वहाँ पे स्पेस 2 नंबर या 4 नंबर या 15 नंबर जो भी क्वेश्चन में, तो वो कई बार क्वेश्चन में जगह बहुत कम रहता है और रफ कार्य के लिए भी स्कोप नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, वो जैसे ये ऐसे एक शीट रहता है, आंसर हम लोग ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, तो उसमें आप क्या कीजिए, बीच से लाइन खींच लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा जगह चाहिए तो बीच से 2 लाइन खींचिए और ऐसे करके अटैम्प्ट कर लीजिए, लाइक तीनों साइड से अपन। तो आप ये कर लीजिए। स्टेप मार्किंग का हो गया। कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टेप मार्किंग से आप स्किप कर सकते हैं, आप आंसर लिख के कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप स्किप कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट है इसका अप्लाइड साइंस। इसके साथ अब तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। पहले कंटेंट क्राइसिस था कि इसमें हम लोग पढ़ें क्या, क्योंकि साइंस भी दिया है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फिर जो बायोडाइवर्सिटी वाला इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है वो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। ऐसा करके 18 तक नहीं आता था, 19 में फिर पूछा था नीम कोटेड यूरिया। तो अब थोड़ा सा इसका अप्रोच और आपको चेंज करना होगा। इसके लिए रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मुस्कान पब्लिकेशन की एक बुक आई है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो इसी के अकॉर्डिंग प्लान करके शायद बनाया है और वो सेलेक्टेड ही लोगों ने बनाया है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको प्रिपेयर करना है आपके सोर्स से, तो इसका मेन आधार होना चाहिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो पढ़िए और उसके हिसाब से देखिए कि आपका नोट्स उनको सभी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, या तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। और अलग अलग सोर्स भी पूछेंगे तो जैसे इन्वायरमेंट के लिए ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है पतली सी, वो इन्वायरमेंट का इसमें जितने पोर्शन दिया है वो पूरा उसको डिज़ाइन किया हुआ है अच्छे से। कंप्यूटर के लिए बेसिक्स देख लीजिए आप, जो भी बेसिक बुक है आपके पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन सेम कि सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इतना बेसिक पूछता है, इतना बेसिक ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा 5वां जनरेशन से पूरा पढ़ रहे हैं आप कि पहले कौन सा लैंग्वेज था, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। बेसिक पढ़ लीजिए, 4G पढ़ लीजिए, 5G पढ़ लीजिए, ऐसे बेसिक्स कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए। पॉल्यूशन सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी जब पर्यावरण पढ़ते थे तो पॉल्यूशन स्किप कर देते थे कि ये तो लिख ही लेंगे। तो इसमें आप ट्राई कीजिए कि जो आप एग्जाम्पल देंगे वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट, या फिर जो भी रीज़न देंगे वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला रीज़न सबसे पहले होगा। टेक्निकल अगर कुछ मिल रहा है तो वो ज़रूर लिख लें। और ट्राई करें कि छत्तीसगढ़ से लिंक कर दे। जैसे मान लीजिए जैसे कोई वाटर पॉल्यूशन पे आया तो गरियाबंद का जो एग्जैक्टली जगह तो याद नहीं, शायद सुपेबेड़ा नाम है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन आया तो सिलतरा काफ़ी पॉल्यूटेड अभी था, तो वो मेंशन कर सकते हैं। करंट अफेयर का काफ़ी स्कोप है। इन्वायरमेंट के लिए आएगा तो जैसे COP26 जो हुआ था अभी जलवायु सम्मेलन, तो रिन्यूएबल एनर्जी का उस पर बात हुआ है, तो ये सब चीज़ लिख सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक है कि भारत में वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। तो इसमें ऐसा कीजिए, आप 175 वर्ड का सिर्फ यही क्वेश्चन लिख के और समझाइए
या फिर बताइए या फिर कमेंट या उल्लेख कीजिए। ऐसा करके बस आप लिख लीजिए, तो उसको आप कैटेगराइज कर लेंगे। स्पेस टैग में क्या है, डिफेंस टैग में क्या है, एग्रीकल्चर टैग में क्या है, बायो टैग में क्या है, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें निकालें। 175 वर्ड में लिख लें, हो सकता है सेम क्वेश्चन दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर CGPSC, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे और इसमें इंटरलिंक टॉपिक भी आ रहे हैं, जैसे ICT दिया हुआ है, ICT इन रूरल डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर भी दिया है। तो एग्रीकल्चर IT का यूज़ करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, ये दिया हुआ है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ये थोड़ा अपने से अप्रोच करना पड़ेगा कि इन सभी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। नोट्स के लिए आप वो बुक एक बार रीड करके देख सकते हैं, या तो अदरवाइज जो आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वही कीजिए। अभी जैसे मेंस दे रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल सोर्स चेंज मत कीजिएगा, आप अपना सोर्स बिल्कुल वही रखें। इसके बाद अब हम लोग लास्ट 30 डे का हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे 30 डे बचे हैं तो उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं इसमें कुछ कुछ चीज़, जैसे मेरा रिवीजन पैटर्न क्या था, या नोट्स मेकिंग मैं कैसे करता था। ये नोट्स मेकिंग या रिवीजन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे टेलीग्राम में पूछा है, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे ये रिवीजन पैटर्न या नोट्स मेकिंग सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग पूरा कंप्लीट लिखते हैं, कुछ लोग नोट्स ही नहीं बनाते, सिर्फ बुक से पढ़ते हैं। तो सबका अपना तरीका और सब बहुत अच्छे से सेलेक्ट होते हैं। तो मेरा रिवीजन पैटर्न ये रहता था, सपोज़ मैं आज कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फिर जब मैं दोबारा उस टॉपिक को पढ़ूँगा, तो सपोज़ पहले रीडिंग में मेरा 1 हफ़्ता लग गया उसमें, तो दूसरे रीडिंग में ट्राई करूँगा कि वो 5 दिन लगे। पहले रीडिंग की याद की हुई चीज़ें मैं दोबारा नहीं पढूँ, तो इसके लिए मैं हाईलाइट कर देता था पेन से या मार्कर से। पेन से जैसे हाईलाइट किया, दूसरे रीडिंग में 5 दिन में मैं पढ़ लिया, और फिर तीसरा रीडिंग पढ़ूंगा तो पहले और दूसरे रीडिंग से जो जो चीज़ याद हो गई है वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। हाईलाइट किया हुआ चीज़ मेरे को दिखता था कि मेरे को ये पढ़ना है, तो मैं थर्ड रीडिंग में सिर्फ वही चीज़ पढ़ता था। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता था कि थर्ड रीडिंग में मेरे को क्या पढ़ना है, तो मैं क्या करता था, जैसे पहले रीडिंग में ब्लू पेन यूज़ किया, तो मैं ऊपर में ब्लू पेन ऐसे सर्कल बनाता था ब्लू पेन से, और डेट लिख देता था कि इस डेट को मैं इस पेन से पढ़ा हूँ। फिर अगली बार सपोज़ हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हाइलाइटर से एक सर्कल लिखता था और डेट लिख देता था, ताकि मेरे को पता होता था कि मैं लास्ट बार रिवाइज़ कब किया हूँ और मेरे को किस किस पॉइंट को सिर्फ पढ़ना है। अगेन फिर कभी ग्रीन पेन यूज़ किया, कभी कोई और पेन, बहुत सारे कलर के पेन आते हैं या मार्कर आते हैं। तो अब ये ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचता है, और आप जैसे हर रिवीजन में कम करते जाएंगे कंटेंट, तो आप देखेंगे कि आपका 5-6 रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो उसके साथ वो कॉन्फिडेंस भी आपके आएगा कि हाँ ये चीज़ है, सिर्फ इतना पढ़ना है और इतने बार मैं पढ़ लिया हूँ तो अब ऐसा क्या ही छूट जाएगा। और एक चीज़ कर सकते हैं लास्ट में, जैसे मैं क्या करता था लास्ट में, जैसे 1 हफ़्ता बचा पेपर के पहले, तो उस 1 हफ़्ते में मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर लेता था, कि उस 4 दिन में बहुत ज़्यादा परेशान मेरे को ना होना पड़े। क्योंकि जो सेकंड हाफ वाला पेपर है, फर्स्ट हाफ वाला आप रात को पढ़ लेंगे रात भर अगर कोई पढ़ता है तो, लेकिन सेकंड हाफ वाले के लिए फिर क्या करोगे आप, 2 घंटे का ब्रेक है, उसमें खाना भी खाना है। तो इसलिए जो मैं क्या करता था, मैं 1 हफ़्ते पूरा बफर रखता था और बहुत अच्छे से पढ़ता था। 5 दिन में सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता था मैं। लास्ट के 2 दिन सिर्फ लैंग्वेज और ऐसे पढ़ता था, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो मैं वो करता था। जैसे अभी मैं लास्ट के 1 हफ़्ते में पढ़ रहा हूँ, तो मैं पेपर 3 का जैसे कुछ पढ़ रहा हूँ, तो 5-6 रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी रहती है, या फिर 4 रीडिंग 3 रीडिंग जितनी भी हुई है। तो उसके बाद हमारा लास्ट हाइलाइटेड हमको पता है कौन सा है, तो उसके बाद जो जो चीज़ मेरे को लगता है कि इस रीडिंग से याद हो गई, उनको मैं छोड़ देता था, और जो लगता था नहीं याद हुई है तो वो मैं एक A4 शीट लेके उसमें लिख लेता था, जो मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन देखनी रहती थी। तो उससे क्या होता था, एग्ज़ाम वाले दिन सिर्फ मेरे हाथ में 2-3 A4 शीट रहता था पढ़ने के लिए, तो बस मैं उतना पढ़ लेता था और फिर एग्ज़ाम देने जाता था। तो इससे कॉन्फिडेंस भी आता था कि ठीक है कंप्लीट हो गया है, और वो जो फैक्ट जो मेरे को लगता था कि मेरे को याद होना चाहिए, वो एक A4 शीट में लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ के एग्ज़ाम दे लेता था। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता था। इसका जो पार्ट जो आप पेपर 4 है या पेपर 6 है, या ये दोनों पेपर में काफ़ी प्रॉब्लम होगा आप लोग को, क्योंकि 2 घंटे का गैप रहता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, या तो शॉर्ट्स नोट्स काफ़ी बना लीजिए, या तो आप उस दिन का पढ़ने का टेक्निक थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कीवर्ड पढ़िए और उसके अंदर कैसे होता है, जैसे दाया नील है, बाया नील है, दाया अलिंद, बस ये एक ऑर्डर याद कर लीजिए। आपको पता, आप इतने बार पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि कैसे क्या क्या किस में क्या प्रोसेस होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए। तो ऐसा कुछ मैकेनिज़्म आप डेवलप कर लीजिए कि उस दिन बहुत कम टाइम लगे। अगेन इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं आप कि जो पार्ट सेकेंड डे, मतलब डे के दूसरे दिन से जो दूसरा पेपर या फिर
तीसरे दिन का दूसरा पेपर है। इसका जो टॉपिक है उसका आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पहले वाले में रात को पेपर देके जैसे ही जस्ट है आधा घंटा रेस्ट कीजिए और फिर पढ़ लीजिए। 2-3 घंटे खाने से पहले तक आप जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो सके वो कर लीजिए, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत फिर वो 2 घंटा बहुत बोझिल लगने लग जाता है, तो आप वो प्रिपेयर करके ही जाइएगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 30 दिन बचे हैं या 25 दिन बचे हैं, जो भी है, बहुत कॉन्फिडेंट होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी नया सोर्स यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। कुछ भी अभी जैसे मैंने जो बुक बताया वो भी बिल्कुल मत कीजिए अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हैं तो। टेस्ट देने से बचे, एक टेस्ट दीजिए सिर्फ जो भी आप दे रहे हैं, और 2 सेट ज़्यादा से ज़्यादा भी देना चाहिए, क्योंकि एक सेट 7 दिन और एक सेट और 7 दिन या 4 दिन जो भी आप दें, तो वो फॉलो कर लीजिए। 2 फुल लेंथ बहुत पर्याप्त है उसके लिए। फिर लास्ट का 4 दिन में जो आपकी जैसे आप जीने वाले हैं मेंस के टाइम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे होंगे तो। क्योंकि आपको लगेगा कि पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, और पहली बार दे रहे हैं तो पता नहीं क्या हुआ, पिछला पेपर ऐसे कैसा गया, लैंग्वेज कैसा गया, तो वो भी बुरा लगेगा। तो इसलिए एक बार आप ट्राई कीजिए कि ये 4 दिन जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो सेम पैटर्न में एक बार दे के देख लें। तो उससे क्या आपको आदत भी हो जाएगा, आपको पता भी रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको उस टाइम पे आ सकता है, तो आप यहीं पे करेक्ट कर लीजिए। जैसे हाथ दुख रहा है तो आप पेन किलर कम mg का ले आके वो खा के जाएँ। पर पेन किलर खाने का साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक दिन नींद आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो पहले से बच के रखें। उसके लिए क्या करना है, और अभी जैसे जितना भी देर आप पढ़ रहे थे, अभी क्या कीजिए कि आप पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम मिल सके सुबेरे उठिए, जो भी आपको बेसिक काम करना है कीजिए, और फ़ोन बंद कर दीजिए और दिन भर पढ़िए। रात को सोने से पहले 2-4-5 मिनट फ़ोन देख लीजिए, घर में फ़ोन करना है बीच में कर लो, और फिर सिर्फ पढ़ो। जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। हर एक रिवीजन से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा याद होगा, वो एक्स्ट्रा याद वो भी फ़ायदा करेगा, और कॉन्फिडेंस भी। सीटिंग आवर बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए जितना हो सके। ट्राई कीजिए जिस चेयर में बैठ रहे हैं वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि पेपर के पहले पीठ पकड़ने जैसा कुछ होगा तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। और अब जैसे मेरा आरटीआई कॉपी अगर किसी को देखना है तो वो आरटीआई कॉपी सीजीपीएससी ग्रुप सीजीपीएससी रिसोर्सेज करके टेलीग्राम में एक चैनल है, तो उसमें मैंने डाल दिया, आप वहाँ से देख लीजिए, और कुछ कुछ जो समझ में आ रहा है वो आप ले लीजिए। अब उसको देख के उससे आप जो भी आपको इनपुट मिल रहा है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या हम लोग लिख सकते थे, तो वो सब आप सीख लीजिए उससे, जो भी आपको इनपुट्स लेने हैं। और एक बार 2 बार रीडिंग मार के आप उसको बार बार मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आपको जो इनपुट लेने थे वो आपने ले लिए, अब जो आप आंसर लिखेंगे वो आपका आंसर है, और उस आंसर से भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। अगेन ये लास्ट है, जैसे लैंग्वेज और मैथ्स, ये 2 पेपर बिल्कुल अभी इग्नोर मत कीजिएगा। इसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ कीजिए, लैंग्वेज को जितना अच्छा हो सके, और मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए इसको। और एक जैसे मेरे को लगता है मेरे सिलेक्शन के पीछे पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, तो एक सबसे मेन फैक्टर मेरे को लगता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो है। तो अब आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरने नहीं दें। अगर कुछ नया सोर्स देख के या नया क्वेश्चन देख के टेस्ट का आपको टेंशन हो रहा है, तो पहली बात तो ऐसा कोई टेस्ट दीजिए ही मत कि ऐसा कुछ हो। अच्छा रिलायबल सोर्स से दे जिसके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक वैसा सोर्स फॉलो करें। और नया बुक या कोई दोस्त ऐसा कुछ पूछता है जो आपको नहीं आता है, तो आप देखिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आने वाली जैसा कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो उससे कुछ दिन बात मत कीजिए, अपने आप को बहुत प्रिजर्व करके रखिए और पढ़िए, दिन भर पढ़िए। और भी अगर कुछ डाउट है तो अगेन अपना नाम, और अगर मेंस दे रहे हैं तो मेंस, या फिर जो भी आपका अगला टारगेट है वो मेंशन करके अपना डाउट पूरा लिख के आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं कमेंट में डाल दूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।